दोस्तों, एक महिला अपनी जवान बेटी को घर पर छोड़कर प्रयागराज जाती है, महाकुंभ में स्नान करती है और गंगा माँ से दुआएं मांगती है। वह कहती है कि हे माँ, अगर मेरे परिवार की परेशानी किसी तरीके से आप हर ले तो फिर मैं यहाँ पर दोबारा डुबकी लगाने आऊंगी। वह अपनी जवान बेटी के लिए आशीर्वाद मांगती है, लेकिन उस महिला को नहीं पता कि जिस बेटी के लिए वह दुआएं कर रही है, उस बेटी का उसके ही घर में दो लोग क्या हाल कर रहे हैं। दो दोस्तों, जिस बेटी के सहारे वह अपने घर को छोड़कर आई थी, उसे नहीं पता था कि मैं वहां पर जाऊंगी तो मुझे मेरी बेटी किस हाल में मिलेगी। दोस्तों, एक जमाने को सीख देने वाली यह कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है बिहार के लखीसराय की। आजकल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ में देश के हर कोने से, हर गांव से कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां से 100 से 200 लोग महाकुंभ में पहुंच ना रहे हो। तो दोस्तों, ऐसे ही वह महिला भी अपने गांव से कुछ लोगों के साथ प्रयागराज जाने के लिए तैयार होती है और अपनी बेटी से, जिस बेटी का नाम सपना होता है। दोस्तों, सपना एक बदला हुआ नाम है। सपना की उम्र 21 साल होती है। वह उससे कहती हैं, अपना सामान वगैरह पैक करती हैं और कहती हैं कि ऐसा है, मैं महाकुंभ में जा रही हूँ नहाने के लिए। घर पे जो है वह तुम दादी का ख्याल रखना और उनके साथ ही रहना, कहीं इधर उधर जाना मत। लेकिन वो बेटी कहती है कि मैं घर पे अकेली रहूंगी, मेरे पास फोन वगैरह है नहीं, मैं अगर तुझसे बात करना होगा तो कैसे बात करूंगी, मुझे पहले एक फोन दिलवा कर जा। वो कहती है ठीक है। अब दोस्तों जाती हैं, एक सादा फोन लेकर आती हैं जो कि 2100 का फोन होता है। वो जो है सपना को देती है और उसके बाद कहती हैं कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, अपना और घर का और दादी का ख्याल रखना। दोस्तों, उसके बाद वो महिला अपने गांव वालों के साथ चली जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह जाती है, इधर सपना जो है आजाद हो जाती है। उसकी बातचीत एक लड़के से चल रही थी, जिस लड़के का नाम लखन होता है। उसके गांव से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर उसका गांव होता है। एक मायने में उसका वो बॉयफ्रेंड होता है। उसके घर पर भी उसका आना जाना था, क्योंकि परिवार में यह हुआ था कि लखन से सपना की शादी होगी, तो इसीलिए जो है लखन कभी कभार उसके घर पर आ जाता था। वो उसी के ही परिचित में किसी रिश्तेदार में आता था। तो सपना जो है वो लखन से बात करती है, कहती है कि अच्छा मौका है, अभी तक तुम दिन में आते थे, मुझसे मिलते थे, क्योंकि कभी कभार उन दोनों को मौका मिल जाता था। तो चूंकि उनकी शादी होने वाली थी, तो दोस्तों वो कुछ अपना रिलेशन को आगे भी बढ़ा चुके थे। तो कहती है, अभी तक तुम दिन में मिले हो, जितनी बार भी मिले हो, क्या तुम रात में नहीं मिलोगे। लखन कहता है, क्या बात कर रही हो। तो कहती है कि मैं सही कह रही हूँ, माँ जो है महाकुंभ में गई है स्नान करने के लिए और अब 2-4 दिन बाद ही आएगी, तो बहुत अच्छा मौका है। घर में दादी हैं, उन्हें ना ज्यादा दिखाई देता है ना ज्यादा सुनाई देता है, तो इसीलिए तुम जो है अगर हो सके तो आ जाओ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लखन कहता है कि ठीक है, क्यों नहीं आऊंगा। अब दोस्तों, जैसे ही शाम हुई, रात हुई, जल्दी जल्दी सपना ने खाना बना लिया। उसके बाद अपनी दादी को खिला दिया, अच्छे से उनको सुला दिया और फिर उसके बाद वह लखन का इंतजार करने लगी। अच्छे से तैयार हो गई। दोस्तों, कुछ देर के बाद लखन आ जाता है, लेकिन वह अकेला नहीं आता, उसके साथ एक उसका दोस्त आता है जिसका नाम प्रवीण होता है। उसको देखते ही सपना सोचने लगती है, उससे कहती है कि यह कौन है, इसको क्यों लेकर आए हो। तो वो कहता है कि ये मेरा दोस्त है, जैसे मैं हूँ वैसे यह भी है, इसका नाम प्रवीण है हमारे, और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो सपना कहती है कि ठीक है, तुम्हारे इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन तुम इसे लेकर ही क्यों आए हो। मैं तो तुम्हें अकेले बुलाई थी, इसका यहाँ पर क्या काम है। दोस्तों, उसके बाद लखन जो उससे कहता है,
उसे सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह कहता है कि यह समझ लो हमारे इसमें कोई फर्क नहीं है और आज जो भी करेंगे हम तीनों मिलकर करेंगे। अब इतना सुनते ही जो सपना थी वो बौखला जाती है, कहती है क्या बात कर रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं कोई खाने वाली चीज हूँ, बांटने वाली चीज हूँ जो तुम इसके साथ मिलकर मुझे बांटो, और हमारी तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। ऐसी बात करते हुए तो कहता है यार मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हमारे इसमें कोई फर्क नहीं, मेरा जिगरी यार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा क्या चला जाए, अगर तुम ऐसा कुछ कर दोगी तो। अब दोस्तों वह झल्ला जाती है। वह कहती है कि अभी यहाँ से तुम चले जाओ और मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ, लेकिन वह जो है उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता मान जाओ, लेकिन वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। वो बोलती है कि नहीं, इसको अभी यहाँ से जाना होगा। फिर वो कहता अच्छा ठीक है, यह यहीं कहीं सो जाएगा, दूसरे किसी कमरे में सो जाएगा। लेकिन सपना मानती नहीं है, कहती बिल्कुल नहीं, और तुम भी चले जाओ, तुम्हारा भी काम नहीं है। लेकिन वह कहता है कि ठीक है, इतने ठंड में आए हैं, कम से कम चाय पानी पिला दे, कुछ बनाकर हम लोगों को पिला दे, इतनी ठंड लग रही है, और अभी यह चला जाएगा। अब दोस्तों वह जाती है, चाय बनाती है, उसके बाद वह दोनों बैठकर वहां पर बातें करते हैं। प्रवीण कहता है कि यार तू तो कह रहा था कि बड़ी आसानी से मान जाएगी, तेरी हर बात मानती है, और यहाँ पर तो यार ऐसे नखरे दिखा रही है। वह कहता है कोई बात नहीं यार, तू जो है चला जा। लेकिन वह कहता है कि मैं क्यों जाऊं यार, इतना पैसे मैं खर्च किया हूँ और तेरे साथ आया हूँ, मैं क्यों चला जाऊं, मैं नहीं जा सकता। उधर वो चाय बना रही थी, इधर ये दोनों बातें कर रहे थे। दोस्तों कुछ देर में चाय भी बन जाती है, उसके बाद वो उन दोनों के सामने लेकर आती है। लेकिन वो जो है गुस्से से मुंह फुलाई हुई थी। किसी तरीके से दोनों चाय पीते हैं, उससे भी कहते हैं तुम भी पी लो, तो वह भी पीती है। और उसके बाद जब चाय पीते हैं तो वह कहती है कि ठीक है, अब तुम दोनों जाओ। लेकिन दोस्तों अब वह दोनों जाने के मूड में बिल्कुल नहीं थे, जाने के लिए आए ही नहीं थे। वह सपना से कहते हैं कि आज हम लोग नहीं जाएंगे और तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम नहीं करोगी तो मैं तुमसे शादी भी नहीं करूँगा। सपना कहती है कि मुझे खुद तुमसे शादी नहीं करनी है, तुम्हारी ऐसी सोच है, जो हुआ सो बहुत हुआ, हम दोनों के बीच में अब आज से हमारे बीच में कुछ नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जो लखन था वो दोस्तों उसका हाथ पकड़ लेता है, और सपना इस पर कहती है कि तुम मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं शोर मचा दूंगी। अभी आप पास पड़ोस वाले जो भी हैं मैं उनको बुला लूंगी, दादी को बुला लूंगी। अब इतना सुनते ही दोस्तों बौखला जाता है, और उसके बाद उसको धक्का देता है। अंदर एक बिस्तर था, उस पर उसको पटक देता है। वह शोर मचाने की कोशिश करती है तो उसके मुंह पर हाथ रख देता है, और उसके बाद दोस्तों पूरी तैयारी के साथ आए थे वो दोस्तों, उसके दुपट्टे से या फिर उसकी माँ की साड़ी थी उससे उसका हाथ पैर सब बांध देते हैं, मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं ताकि वह कुछ शोर ना मचा पाए। और उसके बाद दोस्तों वह पूरी तरीके से असहाय हो जाती है। जब वह असहाय हो जाती है तो यह दोनों जो है ड्रिंक वगैरह लाए थे उसको पीते हैं, और फिर उसके बाद दोस्तों जिस काम के लिए आए थे बारी बारी से उसके साथ हैवानियत करते हैं। अब दोस्तों सपना कितना झेलती, कुछ देर में बेहोश हो जाती है। उसके बाद फिर यह लोग ड्रिंक करने लगते हैं, फिर वो होश में आती है। इस तरीके से वह लोग उसके साथ जो है दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं, उसको नचते रहते हैं। और सपना जो है उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसके बगल वाले कमरे में उसकी जो दादी सोई थी, उन्हें यह नहीं पता कि मेरे बगल के कमरे में मेरे चंद कदमों के कुछ दूरी पर उनके घर में उस लड़की के साथ क्या हो रहा था। दोस्तों उन्हें जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था। यह लोग जो है उसके साथ जितना मर्जी जो भी कर सकते थे मनमानी किए। और उसके बाद दोस्तों जब सुबह होने वाली थी, सुबह होने से पहले लखन कहता है कि यार अब चल निकलते हैं, तो
तो प्रवीण कहता है कि इसका क्या करें। दोस्तों उस समय जो सपना थी बेहोश थी, तो वह कहता है कि यार बेहोश है, चल इसका गला दबा देते हैं, नहीं तो यह उठेगी तो हम लोगों को फंसा देगी, शोर मचाएगी, तो फिर क्या होगा। लेकिन जो लखन था वह कहता है कि यार जब आदमी बेहोश हो जाता है, कोई इंसान बेहोश हो जाता है, उसके बाद जब होश में आता है तो फिर उसे कुछ याददाश्त पिछला क्या हुआ उसके साथ उसे कुछ पता नहीं रहता। यह कहता है कि यार कैसी बात कर रहा है तू, तुझे ज्यादा चढ़ गई है। ऐसे थोड़ी होता है कि बेहोश होने के बाद आदमी होश में आएगा तो उसके साथ क्या हुआ है सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन लखन कहता है नहीं यार, मैंने सुना है इस तरीके से कि एक बार बेहोश हो जाता आदमी तो उसे होश में नहीं आता। अब इस तरीके से वो इस टॉपिक पर बहुत टाइम तक बात करते हैं और फिर पी पी के इतना वो नशा कर लेते हैं कि फाइनली ये कहते हैं कि चल ठीक है यार, और वो सारा कुछ भूल जाएगी और वैसे भी होश में भी आएगी तो किसी से कुछ कहेगी नहीं, क्योंकि मैं तो उससे शादी करने वाला हूँ। यही सब वो फाइनली डिसीजन लेते हैं और उसके बाद वहां से वो निकल जाते हैं। वहां से वो निकल जाते अपने घर चले जाते हैं और सपना जो है दोस्तों उसी हालत में ऐसे पड़ी रहती है, इधर उधर लुढ़क है, डोलती है, लेकिन वह कहीं से कुछ कर नहीं पाती है, जा नहीं पाती है और दोस्तों वह ऐसे ही पड़ी रहती है। सुबह जब होती है तो उसकी दादी उसका इंतजार करती हैं कि अभी तक उठी नहीं, क्या बात है, क्योंकि वह जल्दी उठ जाती थी, सपना भी जल्दी उठ जाती थी, उसकी माँ भी जल्दी जाती थी, लेकिन माँ तो थी नहीं, महाकुंभ में गई थी, स्नान करने के लिए गई थी। तो दादी जो है उठ जाती हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जब सुबह हुआ तो जाती हैं कमरे में, देखती हैं तो सपना की हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि आखिर उस सपना के साथ हुआ क्या है। फिर वह उससे पूछती है, उसका जो हाथ पैर बंधा था सब खोलती हैं, मुंह से कपड़ा निकालती हैं, उससे पूछती हैं कि कौन था यह, क्या हुआ तुम्हारे साथ, कौन आया था। तो दोस्तों फिर वो रोने लगती है और उसके बाद बताती है कि लखन आया था। अब जैसे वह लखन का नाम सुनती है तो कहती है कि क्या बात कर रही है, लखन क्यों ऐसा तुम्हारे साथ करेगा, तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। लेकिन सपना ने रोते हुए कहा कि नहीं, उसने ही ऐसा किया है। फिर उसे समझाती हैं कि चलो जो भी कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब इस बात को यहीं पर भूल जाओ, किसी से कुछ मत कहना, और क्योंकि उससे तुम्हारी शादी होने वाली है। लेकिन दोस्तों सपना फिर जो कहती है वह कहती है कि वह अकेला नहीं आया था, उसके साथ एक उसका दोस्त भी आया था और उन दोनों ने मिलकर यह सब किया है। अब दोस्तों जैसे ही दादी सुनती है कि वो एक नहीं दो लोग थे तो फिर उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसका हाथ पकड़ती हैं और फिर कहती हैं कि चल पुलिस स्टेशन चलते हैं। वो कहती हैं कि माँ को फोन कर देती हूँ। दादी कहती हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले चल पुलिस स्टेशन चलते हैं। दोस्तों उसके बाद वो दोनों लोग पुलिस चौकी पर जाते हैं और वहाँ पर सारी कहानी बताते हैं। अब पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। हाल फिलहाल वह जो है उन दोनों को वहीं पर बिठाते हैं और उसके बाद वह वहां से फौरन निकलते हैं, क्योंकि जो लखन था और जो प्रवीण था दोनों रात भर के जगह थे, तो इसीलिए जब अपने घर पर गए तो वो दोनों सो रहे थे, चैन की नींद सो रहे थे कि हमारा जैसे कुछ होगा ही नहीं, उन्होंने जैसे कुछ किया ही नहीं है। दोस्तों पुलिस जाती है उनके घर पे और उन्हें सोते हुए पकड़ लेती है। उसके बाद उन्हें उठाकर थाने पर लेकर जाती है और उसके बाद उनसे पूछताछ करती है। वह लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, कहाँ तक जाते भागकर, और उसके बाद दोस्तों फिर उसकी माँ को फोन लगाया जाता है। सपना की माँ को फोन लगाया जाता है कि आप अपने घर पर आ जाइए, आपके घर पर ऐसी ऐसी बात हो गई है। उसकी माँ जो है वहां से रोते भी लगते हुए वापस आती हैं अपने गांव वालों का साथा छोड़कर कि मुझे घर पजाना है, इमरजेंसी है। हालांकि वहां पर यह नहीं बताती कि हुआ क्या है, लेकिन वह कहती हैं क्योंकि जो उसके पति थे वह मुंबई में रहते थे, काम करते थे,
तो कहती है कि उनकी तबीयत खराब है और वह घर पर आए हैं तो मुझे भी जाना होगा। अब दोस्तों इसीलिए वह तुरंत आती है और जब घर पर अगले दिन पहुंचती है, क्योंकि वहां से ज्यादा किलोमीटर दूर है प्रयागराज, तो जब घर पर पहुंचती है तो अपना सर पकड़ लेती है, अपना माथा पीटने लगती है कि मैंने अपनी बेटी पर क्यों भरोसा किया, और सपना अपना सर पीटती है कि मैंने लखन पर क्यों भरोसा किया। अब दोस्तों पुलिस उन दोनों को पकड़ती है, मारती है, पीटती है। उसके बाद जो है लखन से पूछती है कि जिस लड़की को तुझ पर इतना भरोसा था, तेरी उससे शादी होने वाली थी, तूने उसके साथ ऐसा काम क्यों किया? अगर उसने तुझे बुलाया ही था तो तू अपने दोस्त को लेकर क्यों गया? इस पर जो लखन था वो कहता है क्योंकि वो मेरा जिगरी यार था, उसने सारे पैसे खर्च किए थे, इसीलिए मैं उसको वहां पर लेकर गया था, और कोई बात नहीं, अभी भी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों इस बात पर जो है पुलिस वाले उसे और मारते हैं। सपना से पूछते हैं, सपना कहती है बिल्कुल नहीं, और इसने जो किया है इसकी सजा इसको मिलनी चाहिए। दोस्तों सपना क्या दुनिया की कोई भी लड़की ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहेगी जिस तरीके का हरकत उसने सपना के साथ किया था। हाल फिलहाल उसे उसके साथ जो है विभिन्न धाराओं में उस पर FIR किया जाता है, दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों यह रही कहानी, गलती किसकी थी आप कमेंट में जरूर बताएं। मेरा यह वीडियो बनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस लोगों को जागरूक करना था कि किसी पर इतना भी भरोसा ना करें कि जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए।